लेट्स स्टार्ट क्विज। क्विज के लिए बहुत उत्साहित हो? गुड मॉर्निंग। विंटर्स की कोई छुट्टी नहीं करेंगे, विंटर्स की कोई छुट्टी नहीं होती है। ब्लैक स्वान ले लिया, एकदम हीरो लग रहे हो पप्पू चौधरी। हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जो युवा हैं उसके रोल मॉडल्स कौन होते हैं? जो फिल्म स्टार होते हैं वो रोल मॉडल बन जाते हैं, जबकि रोल मॉडल कौन होना चाहिए? एपीजे कलाम, साइंटिस्ट, कोई आर्मी का फौजी, कोई एथलेटिक्स का प्लेयर, ये हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। कोई समाज सेवी, कोई अन्ना हजारे, कोई बाबा आमटे, कोई सुंदरलाल बहुगुणा। और होना चाहिए हमारे समाज के रोल मॉडल जो आपके ज़िले इलाके में, मोहल्ले गली में जो सबसे बढ़िया शिक्षक है, जो बहुत मेहनत ईमानदारी से पढ़ा रहा है। आज दिल्ली बंद है क्या? नहीं, बिल्कुल बंद नहीं है। रॉकी कुमार गुड मॉर्निंग। भवानी शंकर, राजीव, आकांक्षा, प्रवेश रावत, सुभाष चंद्र ठाकुर, सुभाष चंद्र, भगत सिंह एंड यू। अरे यार रोनाल्डो है। और एक टीचर है इसका जिसका नाम सुधीर सर है। वेरी गुड। आपके अपने जो गले मोहल्ले में जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, उन लोगों को ज़रूर रोल मॉडल मानिए। और बहुत बड़े रोनाल्डो को रोल मॉडल मानने से क्या फ़र्क पड़ेगा तुम्हारे समाज को, तुम्हारे में ऐसा कुछ। वो इंस्पिरेशन हो सकते हैं लेकिन रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं। अंतर होता है इंस्पिरेशन होना और रोल मॉडल होना। तो हमारे लिए तो इंस्पिरेशन है एपीजे कलाम, और रोल मॉडल तो जो हमारे शिक्षक रहे बचपन से, कई सारे लोग रहे। सबको अपने अपने जीवन में कुछ न कुछ ढालने की कोशिश की गई है। लुम्बिनी हम आएंगे। गोपाल कृष्णा यादव, आपको देख के एनर्जी आ गई। स्टूडेंट को और प्रत्येक भारतीय को, जो भी भारत में जन्म लिया, उसका रोल मॉडल एपीजे कलाम हो सकते हैं। अद्भुत व्यक्ति थे, मैं बता ही नहीं सकता हूँ कितने महान थे। आत्मा उनकी एकदम भारतीय थी। इतना मधुर, सुंदर, भावुक, ज्ञानी, परमात्मा जैसा हृदय था उनका। तो एपीजे कलाम तो हमारे देश के, उनका नाम ही पवित्र है। आज हम बलिया जाने वाले थे, लेकिन क्या करें, आपके क्लास को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। बलिया नहीं जा रहे हैं। एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, आप ग्रुप बनाइए। उन्नाव हम कभी आए नहीं हैं, लेकिन उन्नाव आएंगे ज़रूर। नहीं आए उन्नाव, लखनऊ के पास में है। मलिहाबादी दशहरी बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे। कृप्ति, आपका नाम ले लिया मैंने। गुड। और आप लोग जो इतना कुछ सीख रहे हो, आप लोग अगर जो लिख रहे हो कि मुझे रोल मॉडल मानते हो, तो आप लोग जितने गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं या घर में लोग हैं, सबको कुछ पढ़ाने का कोशिश करिए, सबको कुछ देने का कोशिश करिए। कुछ नहीं, वीक में ही कभी 2 घंटा 3 घंटा से ही। चलो अब हम लोग अच्छा, उन्नाव में ही हो, पुलिस लाइन में, डैनियल, दैट्स कूल। उन्नाव से बहुत सारे लोग हैं, बड़ा जागरूक प्रदेश लग रहा है मुझे तो।
राय बरेली। प्रदीप, तुम्हारा नाम ले लिया। ओके, आ रहा है तुम्हारा देवेंद्र प्रताप सिंह, बिल्कुल आ रहा है। हरिओम पाठक, तुषार अहीर, आशीष, सचिन, प्रेम चौरसिया, यू आर ए टीचर ऑफ बायोलॉजी, बहुत अच्छा है। बरबीघा आए, सुमित, पप्पू चौधरी, अमरोहा। इससे पता चल जाता है कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो। लखनऊ में वेट कर रहे हैं आपका आदित्य, लुकिंग ऑसम सर। शुक्ला जी, मैंने पढ़ा आपका एसएमएस। आजमगढ़, बोध गया, बिहार आइए। बसंत कुमार, प्रयागराज प्लस वाराणसी, सत्यम मिश्रा, कोडरमा, अजमेर, शंभू यादव, बिल्कुल हो रहा है। रायबरेली, कानपुर, आरा, सासाराम। मेरे 27 स्टूडेंट पुलिस में हैं, वेरी गुड। अम्बाला, यूनिवर्सिटीज़ तो अनएम्प्लॉयड लोगों का भीड़ खड़ा करता है ना, और जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं वही उन अनएम्प्लॉयड लोगों को उस भीड़ से निकाल करके नौकरी के योग्य बना देते हैं। तो जितने भी प्रोफेशनल टीचर्स हैं, जैसे आप में बहुत सारे प्रोफेशनल टीचर्स हो, इन सभी टीचर्स को बहुत बहुत सैल्यूट करने का मन करता है, क्योंकि उनके मेहनत से ये बच्चे आगे निकल करके उनके मार्गदर्शन में ही बढ़ रहे हैं। ओके, बिहार शरीफ, बस्ती, आजमगढ़, जमशेदपुर, अलीगढ़ भी आना है मुझे। बन्नूर, वाराणसी, शाहजहांपुर नहीं आते आप। देवेंद्र कुमार है, पहले भूपेंद्र लिखा था आईडी मेरे। ओके, फिजिक्स टीचर है मजहर, बहुत अच्छा। इटावा, पोंटा साहब, मैं फ्री पढ़ाता हूँ, दैट्स रियली गुड। सर, मैं फ्री नहीं पढ़ाना चाहिए, फ्री नहीं पढ़ाना चाहिए। फ्री पढ़ाओगे तो तुम्हारे ज्ञान का कोई सम्मान नहीं करेगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। फ्री कभी नहीं पढ़ाना चाहिए। जो पे करके पढ़ता है ना, उसी में डेडिकेशन होगा, उसी में भावना होगी पढ़ने की। बाकी लोग तो वैल्यू नहीं करेंगे तुम्हारा। बहुत कम प्राइस में पढ़ाओ, लेकिन पहले भी गुरु जो होते थे वो क्या दक्षिणा नहीं लेते थे? आप बताओ, क्या गुरु आश्रम में लोग फ्री जाते थे पढ़ने? बिल्कुल नहीं। ज्ञान का संबंध फ्री ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फ्री चीज़ को कोई वैल्यू नहीं देता है। प्रकृति आपको फ्री में ऑक्सीजन दे रही है, तो क्या आप वैल्यू देते हो? प्रकृति फ्री में आपको जल देती है, तो आप क्या वैल्यू देते हो? जहाँ पाया वहीं पानी बर्बाद कर दिया, नल खोल के छोड़ दिया। जल नल योजना में नली नाले सब बह रहे हैं, पानी कौन देख रहा है? किसी को मोह है? जब एक दिन ये जल खत्म हो जाएगा और जल जब पैसे से आएगा, तब देखना लोग कैसे एक एक घूंट पानी रोक बचाते हैं। और अपने बॉटल के पानी को देखो ना, जब पानी ना पीना हो तभी उस पानी को पी लेते हैं कि चलो बर्बाद ना हो। इसलिए फ्री पढ़ाने वाला ना नौटंकी बंद कर दो, ज़्यादा अच्छा है। आएंगे आकांक्षा, विनय, समस्तीपुर, तृप्ति। किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? किसान प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका एमएसपी चला गया है, और मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें किसान लोगों को थोड़ा और सिक्योर करने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को आगे बढ़ कर के किसानों से वार्तालाप करके उनकी बातों को सुनना और उनकी समस्याओं को समझना। और दो चीज़ों का चैलेंज है गवर्नमेंट को। एक तो है कि होर्डिंग जो होता है ना अनाज का, जैसे मान लो कि प्याज तुम्हारे यहाँ 130 रुपये किलो हो जाता है, टमाटर 110 रुपये केजी हो जाता है, दाल का दाम बढ़ जाता है। तो ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि इसका होर्डिंग किया जाता है, इसका अवैधानिक जमाव करके लोग, व्यापारी जो बिचौलिए होते हैं ना, वो रख लेते हैं। तो यही बिचौलिए सिस्टम को ख़त्म करने के लिए डायरेक्ट कंपनी अब जा कर के किसान से
उसके ज़मीन पे सौदा करेगी। बिल तो अच्छा इंटेंशन से बनाया गया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तुम इस बिल में देखोगे तो गेहूं और चावल से ज़्यादा मसूर और जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, जो शुष्क कृषि का सब फसल है, उस पर एमएसपी बहुत बढ़ा दिया गया। एक गरीब किसान, एक सूखे क्षेत्र का किसान क्या पैदा करता है? मसूर, खिसाड़ी, है ना, दलहन का कुछ चना। तो आप देखोगे इस तरह के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उस पर सरकार ने बहुत ज़्यादा एमएसपी बढ़ा दिया है। तो इसमें परेशानी उन किसानों को ज़्यादा हो रही है जो पूंजीवादी किसान हैं, जो गेहूं, चावल और गन्ना, कपास वाले किसान हैं ना, इनको समस्या थोड़ी आएगी क्योंकि इनका एमएसपी नहीं बढ़ाया गया है। तो जो भी गरीब और सीमांत किसान हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों के, उनको लाभ है। लेकिन इसका नुकसान थोड़ा सा हो रहा है, एक सापेक्षिक नुकसान हो रहा है पंजाब के किसानों को, जो कि पूंजीवादी कृषक हैं, है ना। तो उनका एमएसपी तो उतना बढ़ाया नहीं गया है। गेहूं पे एमएसपी बहुत नहीं बढ़ाया गया, लेकिन चना पे बढ़ा दिया गया और शुष्क फसल पे बढ़ा दिया गया है। तो एक तो ये आंतरिक मुद्दा अंदर में क्या चल रहा है वो आपको हम बता रहे हैं, अखबार क्या लिख रहे हैं और क्या चल रहा है डिस्कशन हो तो छोड़ो। ये पूंजीवादी किसानों को झटका जरूर लगेगा। दूसरा, इस बिल से बिचौलियों को बहुत फर्क पड़ जाएगा। जो बिचौलिया आकर के किसान से ले लिया करते थे और उसको ले जा करके गोडाउन में भर करके चुपचाप बेचते नहीं थे बाजार में, न सरकार को बेचते थे न बाजार को बेचते थे, और अपने पास रखे रहते थे। उससे क्या होता था कि दाम बहुत बढ़ जाता था और दाम बढ़ने के बाद वो लोग उसको बेचते थे। तो ये क्या है कि एमएसपी, अगर किसान एमएसपी पे या तो सरकार को बेच दे, एक ऑप्शन है, और एमएसपी पहले से ज़्यादा मिल रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि सरकार को न बेच करके वो किसी रिलायंस जैसे या किसी प्राइवेट पार्टी को अपना पहले ही खेत में वो बोली लगा ले कि भाई हमारे खेत में इतना होता है, अनुमान लगा ले, इतने में हम प्राइवेट पार्टीज़ को दे देंगे। तो प्राइवेट पार्टीज़ उसके फसल को ले लेगा। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। तो प्राइवेट पार्टीज़ के पास जाएगा तो कंपनी के पास चला गया। अब इसमें कुछ गड़बड़ तो ये है ज़रूर कि प्राइवेट पार्टीज़ जो आएंगे, जो कंपनीज आएंगे, वो किसानों को ठग लेंगे। किसान तो अनपढ़ होंगे तो उनको कैसे अनुमान लगेगा कि कितना का हमारा इनकम होना चाहिए, कितना फसल का इस बार रेट होगा। तो एडवांस में अगर बुक कर देंगे तो उनको हो सकता है कि आगे चल करके नुकसान हो जाए। लेकिन इसमें फिर ये तो है ना, कोई कह थोड़ी रहा है किसानों को कि आप अपने प्राइवेट पार्टीज़ को दे दीजिए, कंपनी को दे दीजिए। वो तो आपको अगर ऐसा लगता है कि प्राइवेट पार्टीज़ हमको पैसा नहीं दे रही है, तो किसान के पास ये भी ऑप्शन है कि हम एमएसपी पे ही बेचेंगे, तो आप अपनी खेती कर लो। अब इन्हीं चीज़ों को थोड़ा मैनिपुलेट करके, भय दिखा करके कुछ किया जा रहा है। प्रोटेस्ट तो राजनीतिक हो जाता है। मुझे तो जो दिख रहा है कि कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, जहाँ भी कांग्रेस का गवर्नमेंट है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट था एक 1956 का। एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार देती है कि आप प्याज का खेती करो और अगर आपका बाजार में नहीं बिकता है तो हम सरकार आपके इस रेट पे आपसे ले लेंगे प्याज। ये एमएसपी होता है। छोटे फार्मर को कैसे फ़ायदा नहीं होगा? अधिनियम आया था 1955 में, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में कन्फ्यूज़न क्या है? एसेंशियल कमोडिटी, अरे जो सब्जी, अन्न, अनाज, ये सब एसेंशियल कमोडिटी है। और क्या, दूध, ये सब एसेंशियल कमोडिटी होता है। सबके कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ तो देखो, तुमको ये मानना पड़ेगा। बड़ा आसान होता है कि कोई टीचर तुमको कुछ बताया तो उसको तुम मोदी भक्त डिक्लेयर कर दो, या उसको उस पर भी वही आक्षेप लगाना शुरू कर दो। लेकिन अगर तुम देखोगे तो कर्नाटका में किसान प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, केरल का किसान प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है। क्या बाकी जगह किसान नहीं है क्या? ये सिर्फ पंजाब और राजस्थान में ही किसान है क्या? और हरियाणा में सिर्फ जाट ही किसान है क्या? तो हरियाणा के जाट और जो किसान है राजस्थान के, और जाट भी एंटी बीजेपी वोटिंग करता है, खट्टर गवर्नमेंट से नाराज रहता है। ये बहुत बड़ा सच है जो हम तुमको बता रहे हैं। अब यही कारण है कि पंजाब और राजस्थान और हरियाणा में जो जाट समुदाय हैं, वो उनके जो किसान हैं, ये लोग प्रोटेस्ट पे आए हुए हैं। जो आप देखो कि 1 लाख से अधिक ट्रैक्टर आया हुआ है। कितना रिच है ये किसान,
आप कभी सोचे हो कि 1 लाख से अधिक ट्रैक्टर आया हुआ है, यानी कौन किसान है? ये पूंजीवादी किसान है। जो किसान 2-4 बीघे का है, 5 बीघे का है, उसको तो अच्छा है, उसके लिए अच्छा है कि वो मसूर उपजा लेगा और मसूर का एमएसपी पे अपना चुपचाप बेच दो, मामला खत्म है। उसके लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है उसका। ये खेल पूरा बिचौलियों का है। ग्रामीण को, अरे भाई बम्पर क्रॉप होगा तो किसान को कैसे नुकसान होगा? एमएसपी तो है ही ना, एमएसपी गया कहां है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है ना कि एमएसपी तो कहीं गया ही नहीं है ना। मान लो बम्पर, हम किसान है, मेरे पास 100 क्विंटल हमारा चावल हो गया, तो हम 100 का 100 क्विंटल जाके सरकार को दे देंगे। हाँ, ये परेशानी जरूर होती है कि जो सरकारी तंत्र है वो 100 क्विंटल चावल लेने में डिले करेगी, तो पर्चा काटेगी, तो रखने के लिए बोलेगी रुको, वेट करो, हमारे पास नंबर नहीं है। ये समस्या आती है, वहां किसान पीड़ित हो जाता है। अब इसके लिए पॉलिसी दोषी नहीं है, इसके लिए दोषी है ब्यूरोक्रेसी और जो तंत्र बना हुआ है। तो इसमें जो राज्य सरकारें होती है, पॉलिसी में दोष नहीं निकाल पाओगे। फिर आपको देखना होगा कि राज्य सरकारें अपने पीडीएस सिस्टम को, अपने एमएसपी वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, उसको कैसे राज्य सरकारें सशक्त करती हैं, ये चुनौती है। चुनौती इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि कोई किसी को बहुत नुकसान हो। इस बिल में 2 चीजें साफ दिख रही है मुझे। पहला, गरीब किसान, छोटा किसान और मसूर और छोटा छोटा जो अनाज सूखे क्षेत्र में उपजाने वाले किसान को बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा, बिचौलिया है वो खत्म हो जाएगा। तीसरा, प्राइवेट फार्मिंग का एक दौर आएगा, प्राइवेटाइजेशन, एग्रीकल्चर में प्राइवेटाइजेशन का एक दौर आएगा। जैसे मान लो कि हम एक किसान हैं, हमारे पास 10 बीघा लैंड है, लेकिन जो नक्सलवादी हैं, ये नक्सलवादी खेती नहीं करने दे रहे हैं, या किसी कारण से हम खेती नहीं कर पा रहे हैं, या हम एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म पे हैं। हमारा ज़मीन मान लो कि पंजाब में है, हरियाणा में है, और हम दिल्ली बैठे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम रिलायंस फार्म हाउस, रिलायंस फ्रेश को दे देंगे, भैया तू ले ले मेरा, इतना हमारा फिक्स कर दे। तो इससे देखो, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म जो है, जो जमीन के मालिक बाहर में रह रहे हैं, वो भी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उस जमीन की उत्पादकता बढ़ जाएगी। दूसरा, छोटे किसानों को लाभ होगा। तीसरा, सूखे क्षेत्रों को लाभ हो जाएगा। चौथा, बिचौलिया खत्म हो जाएगा, होर्डिंग खत्म हो जाएगा। पांचवा, जब गवर्नमेंट के पास प्राइस आएगा तो प्राइस कंट्रोल करेगा वो। गवर्नमेंट के पास स्टॉक आ गया ना एमएसपी के माध्यम से। तो इसमें कई अच्छी चीज़ें भी है, लेकिन जो मुझे सबसे इसमें बिल में एक जो आगे संभावना लग रही है, गड़बड़ होने की संभावना लग रही है, कि एक किसान, मान लो हम हैं, इसमें है कि हम पहला क्रॉप हम अपना एमएसपी में ही बेचेंगे, सरकार को ही बेचेंगे। तो अगर पहला क्रॉप सरकार को बेचते हो तो सरकार के पास भी तो स्टॉक हो जाएगा ना, पीडीएस में पूरा आ जाएगा माल, तो उससे गरीबी हटा सकता है। तो अन्न योजनाएं जो चलाती हैं उसको पुश कर सकता है पैसा। इसमें गड़बड़ सिर्फ यही लग रहा है मुझे कि एक किसान, मान लो हम हैं, मेरे पास 100 एकड़ जमीन है, 100 क्विंटल धान है, हम उसको बेचने गए तो मुझे पीडीएस जो एमएसपी देने वाले लोग हैं वहाँ पे लाइन लगवा देंगे, और हम वहाँ हो सकता है 5 दिन में परेशान हो जाएं, बारिश हो जाए, हमारा धान खराब हो जाए, फिर वो कहे कि हम नहीं लेंगे। ऐसा एक समस्या हो सकता है। लोगों को डर लग रहा है, लोगों, किसान कुछ परेशान तो हैं ही, उनको लग रहा है कि एक तो हमारे भारत में देखो वहम फैला दिया जाता है। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, हरित क्रांति का प्रारंभ सिर्फ पंजाब हरियाणा में नहीं हुआ था। हरित क्रांति का जो एक बड़ा स्टेशन था, एक बड़ा केंद्र बना था, वो शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार बना था। 1961 में बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह थे, और जेबी पंत थे उत्तर प्रदेश में। तो अलीगढ़ में भी हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया था। अलीगढ़ में, यूपी से अलीगढ़ को चुना गया, और बिहार में भी शाहाबाद से शुरू किया गया था हरित क्रांति को। इसको कहा जाता था IADP प्रोग्राम, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम।
एग्रीकल्चर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको कहा जाता था। अब ये देखो कि किया गया। अब दुर्भाग्य क्या है, पंत साहब भी मर गए यूपी में और श्री कृष्ण सिंह भी मर गए यूपी में। उसके बाद तो राजनीतिक भगदड़ मच गई, लोलुपता आ गई। एक जब ऊपर में जब कोई सेंटर का जब चीफ मर जाता है जो बहुत लंबे समय से रहा हो, तो उसके बाद तो भगदड़ मच जाती है। उसके बाद एक ऐसा अफवाह वहाँ पे फैला दिया गया, क्योंकि ये ऐसा देश है ना, वो अपना ज्ञान तो लेता नहीं है, पढ़ता तो है नहीं, वो सिर्फ अफवाह सुनता है। अब अफवाह फैला दिया गया उत्तर प्रदेश और बिहार में कि जो ब्लॉक में मिल रहा है ना, क्या उसको बोलते हैं, अरे अनाज, बीज सीड्स जो मिल रहा है, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी, उन्नत किस्म का जो बीज मिल रहा है, वो एक बार तो फसल देगा लेकिन दूसरी बार वो बंजर हो जाएगा। बंजर मतलब दूसरी बार वो फसल नहीं दे सकता है। समझो इस बात को। अफवाह ये फैल गया कि जो सरकार बीज बांट रही है वो बीज से तुम एक बार तो खेती कर लोगे, लेकिन दूसरी बार वो बीज फिर काम नहीं आएगा और दूसरी बार उससे फिर कोई पौधा नहीं जन्म लेगा। ऐसा अफवाह फैल गया। अब इस अफवाह के बाद लोग ब्लॉक से अनाज लाए, उसको खा लिए, जानवरों को खिला दिए, अपने खेत में हाई यील्डिंग वैरायटी HYV को नहीं डाले। अब बताओ, ऐसा तो देश, तो क्या हो गया फिर उसके बाद? फ्लॉप हो गया। हरित क्रांति बिहार में नहीं हुई, उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत प्रभाव इसलिए है क्योंकि हरियाणा के बगल में है। वही पंजाब के किसान अपना पुराना सारा फसल को हटा करके और सरकार का फसल ले आए। सरकार ने लोन दिया, लोन भी माफ कर दिया। सरकार ने ट्रैक्टर दिया, पैसा माफ कर दिया। बिजली दिया, बिजली माफ कर दिया। माफ करते करते पंजाब और हरियाणा अचानक समृद्ध हो गया। जहां पे सिर्फ पशुपालन था, जहां पे बाजरा उगता था, वहां पे हरित क्रांति का फील्ड बन गया। तो आप समझो इस चीज को कि जब तक किसान पढ़ा लिखा नहीं होगा तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। भारत की गरीबी को दूर करने का एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है शिक्षा, और जब तक शिक्षा नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला है। तो किसान शिक्षित नहीं है, क्या करोगे? बंद करिए। एसेंशियल कमोडिटी में कुछ फसलों को हटा दिया गया है, ठीक किया गया है। पूछो कैसे ठीक किया गया है? एसेंशियल फसल के नाम पे उस फसल का बाजारीकरण नहीं हो सकता है। एसेंशियल कमोडिटी में मान लो दूध रख दिया गया, तो दूध में प्राइवेटाइजेशन ही नहीं हो सकता है। जिस फसल को एसेंशियल कमोडिटी में रख दिया जाएगा उसमें प्राइवेट सेक्टर इंटर नहीं कर पाती है। ऐसे समझो तुम सामान्य अर्थ में। तो अगर फसल को एसेंशियल कमोडिटी से हटाएगा नहीं तो उसमें प्राइवेट सेक्टर कैसे आएगा? तुमको प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात बताते हैं। तुम ये बताओ कि कोई भी अगर जैसे इंडिगो है, फ्लाइट की बात करते हैं, ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। एक इंडिगो फ्लाइट चलता है ना, इंडिगो, तो इंडिगो प्राइवेट एयरलाइंस है। एकदम समय पे चलेगा, लोगों का व्यवहार एकदम सही रहेगा, प्राइस एकदम कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धी है, कम प्राइस पे चलता है और बिल्कुल अनुशासित है। प्राइवेट एयरलाइंस है। वही तुम आ जाओ एयर इंडिया पे, सरकारी है। अब सरकारी एयर इंडिया है तो रोज लेट हो रहा है, रोज कैंसिलेशन हो रहा है, कोई मालिक नहीं है, अंत में हजारों लाखों करोड़ का घाटा लेकर के बैठ गया। तुम जिस कंपनी को नवरत्ना और मिनी रत्ना समझते हो, उस कंपनी का प्रॉफिट अगर 100 रुपया आज दिख रहा है तो वास्तव में उस कंपनी को अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो वही कंपनी 100 की जगह 10,000 का लाभ देने वाली है। प्राइवेटाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है। ये समाजवादी लोग और जो साम्यवादी लोग हैं, ये हैं खुद पूंजीवादी, लेकिन बात करेंगे कुछ और, क्योंकि इनको तो आलोचना करनी होती है। चाइना में देखो, चाइना में साम्यवादी सरकार है लेकिन पूंजीवादी नीति है। चाइना ने क्यों सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया? एक ब्रिज बनता है वो भी प्राइवेटाइज है, एक रेल चलता है वो भी प्राइवेटाइज है, एक बस चलता है वो भी प्राइवेटाइज है। सरकारी बस का हाल देख रहे हो ना, कोई माए बाप है?
और प्राइवेटाइजेशन से प्राइस नीचे आता है, प्राइस ऊपर नहीं जाता है। ये एक वहम है लोगों का, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया यानी उदारीकरण हो गया, तो वो बाजार खुल गया सबके लिए। अब एक बार बाजार खुलता है तो उसमें 10 प्लेयर घुसता है, और 10 प्लेयर जब उसमें काम करना शुरू करेगा तो प्राइस अपने आप कॉम्पिटिटिव होकर के नीचे आ जाता है, प्राइस ऊपर नहीं जाता है। तो अगर मान लो कि कृषि में भी एसेंशियल कमोडिटीज से 23 फसलों को हटा दिया गया, और उसके बाद क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर्स आ गए कृषि में, तो ये लोग अनुमान लगा रहे हैं कि किसान खेत बेच देगा। अरे क्यों बेच देगा? वो तो ऐसे भी पूंजीवादी किसान छोटे किसान का खेत नहीं खरीद रहा है क्या? ऐसे भी तो बेच ही रहा है किसान, जो गरीब किसान है वो तो बेच ही रहा है खेत को। बल्कि उससे ये लाभ हो सकता है कि वो किसान अगर थोड़ा समझ ले तो प्राइवेट पार्टी से बार्गेनिंग करके अपने फसल को थोड़ा अधिक प्राइस पे भी बेच सकता है। अब तो देखो क्या है ना कि इन चीज़ों को समझाना बहुत मुश्किल है। समझने के लिए अगर जब तक चाइना का मॉडल नहीं समझोगे, यूएस का मॉडल नहीं समझोगे, यूरोपियन मॉडल्स नहीं समझोगे, दुनिया के सभी विकसित देशों का मॉडल नहीं समझोगे। भारत भी 1990 के पहले तक प्राइवेटाइजेशन के विरोध में रहा। आखिर मनमोहन सिंह ने प्राइवेटाइज किया, राव साहब ने किया, तब जाकर के देश में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट आया है। कोई सॉल्यूशन नहीं है। पूरी दुनिया आखिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों जा रही है, इसका भी तो कोई जवाब होगा ना। यूएसएसआर जैसा एम्पायर, सोवियत संघ जैसा एम्पायर, वो सब प्राइवेटाइज कर दिया है। सीखना पड़ेगा इन चीज़ों से। हम लोग कहने में, सुनने में जो बातें अच्छी लगती है वो अच्छी कई बार होती नहीं है। हम लोग को कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, गरीब के बारे में बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा होगा पागल। क्या क्या बोलता है। हो रहा है राजीव रंजन। अरे बिचौलियों का खेल चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। होर्डिंग वाले का हालत खराब हो जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं, अब आते हैं यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स पे आते हैं। कल हमने कनाडा पूरा कर लिया था, आज हमारा यूएस है, इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे न्यू इंग्लैंड रीजन की ओर। और न्यू इंग्लैंड रीजन में देखो ये जो यहां पर जो ये सिटीज हैं, इनको पहले मार्क किया जाए। आप अपना एटलस निकालो पहले फटाफट। और ऐसा करते हैं कि इस किसान वाला जो आंदोलन है इस पे एक हम चर्चा करेंगे, और इस पे बहुत सुंदर नोट्स लिखवाएंगे, इसके की पॉइंट्स को लिखवाएंगे। शनिवार को या रविवार को हम एक ऐसा रखते हैं आपके साथ, क्योंकि आप लोग बहुत उत्सुक दिख रहे हो। लेकिन ध्यान रखना कि हम लोग प्रोफेशनल टीचर हैं, और हम लोगों की बातों से अलग हट कर के अगर जाओगे तो हमारा उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं है आपके साथ। हमारी बातों से अगर हट कर के कुछ अलग सोच करके अलग लिखोगे करोगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि याद रखो, यूपीएससी की तैयारी में प्रो गवर्नमेंट, प्रो पॉलिसी होना पड़ता है। हाँ, उसमें से कमियां भी निकालनी चाहिए, लेकिन उसका विरोध एकदम से नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, कोई भी गवर्नमेंट हो। नेक्स्ट टाइम मान लो कि कांग्रेस गवर्नमेंट आई या ममता बनर्जी हैं, तो वो भी अगर पॉलिसी बनाएंगी तो हम लोग पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। आप इसको ऐसे समझना है, जो भी प्रधानमंत्री होगा, जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी होगा, हम लोग उसको अच्छा ऐसे विरोध उल्टा नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ कमी निकाल सकते हैं, उसके गुण को ज़्यादा देखना पड़ता है। मान लो कि भारत का पॉपुलेशन पॉलिसी था, पॉपुलेशन पॉलिसी जो आया 1950s में, उसका आज भी आलोचना नहीं किया जाता है, जबकि एकदम बेकार पॉलिसी था वो। उस पॉलिसी में कहीं जनसंख्या नियंत्रण था ही नहीं, आलोचना नहीं किया जाता है। उसको भी कहा जाता है कि क्लिनिकल अप्रोच था, तो भारत में अशिक्षा थी, तो भारत में गरीबी थी, इसलिए कोई पॉलिसी लाया ही नहीं जा सकता था। उसको भी हम लोग पॉजिटिवली देखते हैं। तो आप प्लीज़ इन बातों को अच्छे से समझना, और हर चीज़ में अपना चश्मा मत लगा लेना। या राजनेताओं का, अखबार का चश्मा नहीं लगाना, यूपीएससी का चश्मा लगा के चलना है।
सरकार की आलोचना करनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन उसका गुण बता करके तब नीचे कमियां, उसको आलोचना नहीं कहते हैं, कमियां बतानी चाहिए। किसी भी पार्टी का विरोध या पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक आज दिल से बात बताता हूं, एक जागृत नागरिक वही है जो किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता है, नीतियों का समर्थन करता है। जो भी व्यक्ति नीति लाएगा, जैसे शीला दीक्षित ने दिल्ली को बदल दिया, मैं शीला दीक्षित को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, अद्भुत प्रणाम करता हूं। राजीव गांधी ने देश को कंप्यूटर दे दिया, आईटी दे दिया, लिबरलाइजेशन के लिए फेरा टू फेमा रेजिम में ट्रांसफर कर दिया देश को, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री क्रिएट कर दिया, अर्बनाइजेशन क्या नहीं किया राजीव गांधी ने। रूरल रोड्स का भी प्रोजेक्ट किया, तो हम उनको प्रणाम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटल बिहारी वाजपेयी ने अद्भुत काम कर दिया, उनको भी प्रणाम करेंगे। मोदी जी ने भी आर्मी के लिए और हमारे सीमा सुरक्षा के लिए और देश का नाक इस दुनिया में कैसा होगा और भारत की प्रतिष्ठा विश्व में कैसी होगी, ये सबसे बड़ा उपलब्धि हम मानेंगे। तो ये इनके लिए इनको ही प्रणाम करना पड़ेगा। सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है, तभी ये देश चल रहा है। नेहरू नहीं होते तो भारत में संस्थाओं का कोई निर्माता नहीं होता। अरे जितना ललित कला अकेडमी तुम देख रहे हो, इसरो देख रहे हो, सब तो नेहरू का दिया हुआ है। तो नेहरू को प्रणाम करना पड़ेगा ना, उनकी सोच नहीं होती तो ये भारत नहीं होता। लाल बहादुर शास्त्री अगर जय जवान जय किसान और हरित क्रांति नहीं लाते, कैसे होता? सबका कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा या ज्यादा। इंदिरा गांधी ने अगर ये शक्ति नहीं दिखाई होती 71-72 वॉर में, पोखरण नहीं किया होता, तो भारत एक इस तरह से प्रगतिशील राष्ट्र नहीं बनता। तुम ऐसे समझो इस चीज को कि जिन लोगों ने महान कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, उनको हृदय से धन्यवाद देते हुए। और राजनीतिक एफिलिएशंस नहीं चाहिए, राजनीतिक एफिलिएशंस नहीं चाहिए जिंदगी में, नीतियों का समर्थन करना चाहिए। ओके, और सब में कमी थी, बिना कमी का तो कोई था ही नहीं। नेहरू जी में अपनी कमियां थी, मोदी जी में अपनी कमियां हैं, राजीव गांधी में अपनी कमियां और आरोप लग गए। एक वाजपेयी जी थे जिनके ऊपर कोई लांछना नहीं है। अगर एक प्राइम मिनिस्टर देखा जाएगा तो लाल बहादुर शास्त्री होंगे, दूसरा मोरारजी देसाई होंगे और तीसरा ये अटल बिहारी वाजपेयी होंगे, जिनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है। मोरारजी देसाई में तो भारत पाकिस्तान का संबंध इतना मीठा हो गया था कि कहा नहीं जा सकता है। चलो छोड़ो, हम लोग यहाँ पे आते हैं। एटलस निकालो और एटलस में सबसे पहले उत्तर पूर्वी क्षेत्र को देखना है। ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सिटीज हैं, इसको हम लोग कहते हैं बोवाश रीजन। इसको कहा जाता है बोवाश रीजन, बोवाश। बोवाश मतलब होता है बोस्टन टू वॉशिंगटन। निकालिए अब सबसे पहले एटलस को। न्यूज़ देखना सच में बंद कर दो, ऐसे ही बस चलते रहता है हंगामा। हम तो कभी न्यूज़ नहीं देखते। हम न्यूज़ चैनल देखोगे तो हम बीबीसी इंग्लिश देखते हैं, अल जजीरा देख लेते हैं। इंडियन न्यूज़ चैनल में हम सिर्फ इंडिया टुडे देखते हैं और टाइम्स नाउ कभी कभी देखते हैं। मैंने कहा कि अटल जी की आलोचना कभी किसी ने नहीं की। आपको कमी निकालना है तो आप निकालो, लेकिन किसी ने आलोचना नहीं की है उनकी। पाकिस्तान में भी उनके बड़े प्रेमी रहे, बांग्लादेश में रहे, देश में लालू जैसे लोग भी उनका लोहा माने, जो कि लालू जी सबका मजाक उड़ा देते हैं।
तो ये सब चीज़ों से बचो, ज़्यादा अच्छा है। राज्यसभा टीवी आप देख सकते हो, बहुत अच्छा है। क्विज नहीं करना आज मुझे, क्विज आज अंत में करेंगे, पहले आप देखो, आगे चलो। और बोस्टन मिला, बोस्टन, बोस्टन मिला, वेरी गुड। बोस्टन से लेके वॉशिंगटन के बीच में कौन कौन से नगर हैं? लिखा है उन्होंने शादी नहीं की थी, बस यही कमी थी। ये क्या कमी है? चलो देखो उसमें, न्यूयॉर्क है, फिलाडेल्फिया है, बाल्टीमोर है, कनेक्टिकट वैली है, सब मिला। डिलेवेयर, चलो लिखो और लिखो और समझो। सबसे पहले लिखो कि यह, ऐसा लिख लो, बोवास प्रदेश लिखना है, बोवास प्रदेश, BOWASH, बोवास। तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहला प्रदेश हमने लिखा है बोवास प्रदेश। लिखो यह सर्वाधिक सघन आबादी, सर्वाधिक सघन आबादी का प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकरण, सबसे अधिक नगरीकरण है यहां पर। नगरीकरण है। फिर लिखो यह सर्वाधिक औद्योगिकृत प्रदेश भी है, औद्योगिकृत प्रदेश भी है। औद्योगिकृत प्रदेश भी है, सर्वाधिक नगरीकृत भी है, सर्वाधिक आबादी घनत्व वाला भी है, और इसको न्यू इंग्लैंड रीजन कहते हैं, मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको। अब लिखिए यहां कौन कौन से उद्योग हैं। तो पहले लिखिए बोस्टन, बोस्टन में सूती वस्त्र उद्योग, जहाज रानी उद्योग, फिलाडेल्फिया में फोटोग्राफी,
फिलाडेल्फिया में फोटोग्राफी, जहाज रानी वहाँ भी है। फोटोग्राफी और कैमरा और उसका सब उद्योग है फिलाडेल्फिया में। फिर है कनेक्टिकट वैली में कॉपर स्मेल्टिंग, कनेक्टिकट वैली में कॉपर स्मेल्टिंग। न्यूयॉर्क लिखो, न्यूयॉर्क वहाँ का एक राज्य भी है और न्यूयॉर्क वहाँ का एक सिटी भी है। न्यूयॉर्क पे लिखो, लिखो न्यूयॉर्क सिटी में ये फाइनेंशियल कैपिटल है, वित्तीय राजधानी है यूएस का, और इसको विश्व का भी वित्तीय राजधानी कहते हैं। विश्व का भी वित्तीय राजधानी कहते हैं, क्योंकि यहीं पे है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिस पे अटैक हुआ था। त्यागी जी, कई बार लोग ब्याह जानबूझ करके भी नहीं करते हैं, जीवन को अन्य कार्यों में समर्पित कर देते हैं। आपने कर लिया, बहुत अच्छा किया। सीरियल वाइज भी सब नगर को याद रखना है। बोस्टन से वॉशिंगटन तक कौन कौन सा नगर है? यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर भी है। मैंने नहीं किया है। लिखो फिर वॉशिंगटन, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। और कोई इन्फॉर्मेशन बताओ, इसमें हम फिर ज्योग्राफी में चलते हैं। फिलाडेल्फिया में फोटोग्राफी, कैमरा, इसका इंडस्ट्री है बहुत बड़ा। न्यूयॉर्क में आप लिखो कि यह मैनहट्टन आइलैंड तथा लॉन्ग आइलैंड पर, मैनहट्टन आइलैंड तथा लॉन्ग आइलैंड पर विस्तृत एवं हडसन नदी पर अवस्थित, हडसन नदी पर अवस्थित हडसन नदी पर अवस्थित अमेरिका का सबसे बड़ा महानगर, सबसे बड़ा बंदरगाह, व्यस्ततम बंदरगाह एवं सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं।
यहीं पे स्टॉक एक्सचेंज भी है, कैपिटल है ना, ये वित्तीय राजधानी है। लेकिन न्यूयॉर्क दो द्वीप समूह पर और नदी पर है, 3 भाग में न्यूयॉर्क है। यह बात बहुत कम लोगों को पता है। एटलस में आप देखोगे वहां पे एक छोटा सा आइलैंड है, इसका नाम है लॉन्ग आइलैंड। तो लॉन्ग आइलैंड पर भी न्यूयॉर्क बसा हुआ है और हडसन नदी पर भी है, और हडसन नदी के मुहाने पर मैनहट्टन आइलैंड से उस पर भी न्यूयॉर्क है। अद्भुत जगह है ये। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वहां पर। सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर का मतलब है कि गगनचुंबी इमारतों का नगर है। गगनचुंबी इमारतों का नगर है। फ्रांस गिफ्ट दिया था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। वहाँ जब अमेरिकन सिविल मूवमेंट हुआ था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ना, मजार लिख रहा है यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का होटल भी है। और ये एक आंध्रपौथ भी है न्यूयॉर्क। आंध्रपौथ मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। बिल्कुल सही तुषार अहीर। ओके, अब आगे लिखो। लिखो, न्यूयॉर्क सिटी ग्रेट लेक रीजन से, अमेरिका के ग्रेट लेक से जल मार्ग से जुड़ा है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, तो लिखो जल मार्ग से जुड़ा है, जिसे हडसन मोहॉक MOHAWK मोहॉक गैप कहते हैं। हडसन नदी का नाम है मोहॉक गैप है वहां पे। तो हडसन मोहॉक गैप के द्वारा न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क में अगर जहाज इंटर करेगा तो वो प्रवेश कर जाएगा लेक रीजन की ओर। हडसन मोहॉक गैप कहते हैं। फिर आपको लिखना है कनेक्टिकट वैली में तांबा का स्मेल्टिंग होता है।
ये जितने नगर हैं ना, ये सब कॉटन टेक्सटाइल यहां पर था, कॉटन टेक्सटाइल था। अब कॉटन टेक्सटाइल का नगर होना, यहां पे सब कपास उद्योग था, कॉटन टेक्सटाइल था। फिलाडेल्फिया बता दिया। बाल्टीमोर में भी है वही, बाल्टीमोर में भी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है बाल्टीमोर में। अब आपको दूसरा रीजन में आना है, लिखो। दूसरे रीजन में आपको आना है, जो कि इस तरह से कुछ है। दूसरा रीजन, ये हमारा पहला रीजन था, इसका नाम क्या था पहले रीजन का? न्यू इंग्लैंड रीजन या बोआश रीजन। ये हमारा दूसरा रीजन है, इसको बोलेंगे ग्रेट लेक रीजन। पहले ही बताया हुआ है, ग्रेट लेक रीजन है ये। अब ग्रेट लेक रीजन में आपको देखना है कि ओंटारियो के पास आप एटलस में ध्यान से देखो, वॉशिंगटन डीसी क्या है? वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है, पेंटागन, पेंटागन। कॉटन का उत्पादन नहीं होता है वहां पे, कॉटन का इंडस्ट्री है। अब वहां कॉटन नहीं होता है, अभी हम बात करेंगे इस पे। अब आप लिखिए लेक रीजन, लिखो लौह इस्पात उद्योग के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वॉशिंगटन डीसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, एक प्रशासनिक नगर है। डीसी का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वॉशिंगटन डीसी कहते हैं। अब लिखो, ग्रेट लेक रीजन लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहां कोयला पेंसिल्वानिया क्षेत्र से, यहां कोयला पेंसिल्वानिया क्षेत्र से, एंथ्रासाइट कोयला पेंसिल्वानिया क्षेत्र से, तथा उत्तरी एपलेशियन पर्वत है वहां पे पूर्वी भाग में, अभी हम लोग कुछ देर में देखेंगे। तथा उत्तरी एपलेशियन से बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है। जबकि लेक सुपीरियर क्षेत्र से लोहा
लेक सुपीरियर क्षेत्र से लोहा प्राप्त होता है। जल विद्युत परियोजनाएं नियाग्रा के पास तथा नदी जलमार्ग सेंट लॉरेंस झील जलमार्ग लौह इस्पात के विकास का लौह इस्पात का लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति का मुख्य कारण है। ये सब दीपक आगे पढ़ेंगे, या ऑप्शनल का विषय है ये तो। इंडस्ट्री मुख्य रूप से लगाया जाता है यह देख करके कि कच्चा माल कहाँ होगा। फिर कच्चा माल दो प्रकार का होता है। एक कच्चा माल होता है जो भार युक्त होता है। अगर भार युक्त है तो इंडस्ट्री कच्चा माल के स्थान पे लगेगा। जैसे लौह इस्पात उद्योग जब भी लगता था पहले तो कच्चे माल के पास लगता था। जमशेदपुर कैसे झरिया और सिंहभूम के पास लगा हुआ है, वैसे ही अमेरिका में भी लौह इस्पात उद्योग लगे हुए हैं। अब लिखो यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र जो बोलते हैं उसको ढूंढना। एकदम झील के पास सर्कल में देखना है तुमको। झील के पास जो हमने सर्कल बना दिया ना, इसी में सब मिलेगा। बफलो मिला, लिखना भी है। बफलो लिखा रहता है बुफैलो, लेकिन बुफैलो मत पढ़ना, भैंस, बुफैलो नहीं, बफलो। बफलो मिला। फिर है टोलेडो, बफलो, टोलेडो, टोलेडो भी मिल गया। फिर मिलना चाहिए डेट्रॉयट, बफलो टोलेडो में आयरन स्टील है। डेट्रॉयट में मोटर वाहन उद्योग, ऑटोमोबाइल। इरी झील के पूर्व में बफलो और दक्षिण में टोलेडो, याद रखना है। फिर डेट्रॉयट, यहां देखो डेट्रॉयट है झील पे, ईरी पे ही एक और है क्लीवलैंड देखो, डेट्रॉयट देखो,
क्लीवलैंड से पूर्व है पिट्सबर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है पिट्सबर्ग। लौह इस्पात का सबसे बड़ा केंद्र यहां पर यही है। पिट्सबर्ग है। अब आओ मिशिगन पर। नहीं, ऐसा करो, पिट्सबर्ग से थोड़ा सा पश्चिम एक्रा है क्या? एक्रा, रसिया में सेंट पीटर्सबर्ग था, पिट्सबर्ग थोड़ी था। एक्रा है। एक्रा मिलना चाहिए, ACCRA। हमारे एटलस में तो नहीं है। एक्रा में लिखो, विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक टायर का केंद्र। एक्रोन, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। एक्रोन, एक्रोन लिखा होगा, एक्रोन पढ़ते हैं एक्रो। बेकार है और अजय, और रिजल्ट्स बिल्कुल ही अब नहीं आता है, 0 पे चला गया है। एक्रोन मिला, रबर टायर, सिंथेटिक टायर, सिंथेटिक रबर में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है। सुपीरियर पे जाओ, सॉरी मिशिगन पे जाओ तो नीचे मिलेगा शिकागो, उसके नीचे मिलेगा गैरी, पश्चिम में मिलेगा मिलवॉकी, एक और था डुलुथ। क्लीवलैंड में भी आयरन स्टील है। मिलवॉकी, डुलुथ, शिकागो, गैरी। शिकागो, गैरी। शिकागो को कहते हैं विंडीएस्ट सिटी। शिकागो कहते हैं विंडीएस्ट सिटी। शिकागो सबसे बड़ा रेल रोड जंक्शन है दुनिया का। रेल रोड जंक्शन है शिकागो, दुनिया का सबसे बड़ा। विंडीएस्ट सिटी कहते हैं। फिर शिकागो में, शिकागो गैरी बेल्ट में लौह इस्पात उद्योग बहुत बड़ा है, गैरी में विशेष करके। डुलुथ सुपीरियर लेक के पास है। शिकागो को मीट सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। शिकागो को कहते हैं मीट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, मीट सिटी भी है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ता है अमेरिका में। ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ता है अमेरिका में, रेल जंक्शन है बहुत बड़ा। और रेल रोड जंक्शन भी सबसे बड़ा है। मीट सिटी है, विंडीएस्ट सिटी है। और शीतकाल में यहाँ बर्फ जम जाता है। मेरा दोस्त रहता है शोएब आमिर, भदोई का है, कारपेट इंडस्ट्री का। मेरा रूममेट था हिंदू कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वहाँ से फ़ोटो भेजते रहता है कि भाई देख ले, घर तक रोड सब भर जाता है बर्फ से।
मैप में छोटा दिया है, उसको ढूंढो, उसको याद रखो। ये था तुम्हारा दूसरा लेक रीजन। अब तीसरे रीजन में आओ, तीसरे में आओ। तीसरा हम लोग चलते हैं, दक्षिणी भाग में चलते हैं। अब ये तो हो गया। अब हम लोग दक्षिणी भाग में इधर चलते हैं और रियो ग्रांडी रिवर को देखो। पूरा यहां से यहां तक रियो ग्रांडी नदी है जो सीमा का निर्माण कर रही है। यही है तुम्हारा रियो ग्रांडी। रियो ग्रांडी नदर बिल्कुल डिक्सी लैंड। अब रियो ग्रांडी नदी को देख लिया तो आप रियो ग्रांडी से अंदर आओ, आपको मिलेगा अरकनसास रिवर। अरकनसास रिवर भी मिसिसिपी की एक शाखा की एक सहायक नदी है। यहां देखो, ये है अरकनसास रिवर। यही है तुम्हारा ए, अरकनसास। ये देखो हमारा है मिसिसिपी नदी। यहां से बिल्कुल ये नदी को हम दिखाते हैं ब्लैक में, कोशिश करते हैं इसको। ये देखो, यहां से ये जो नदी जा रही है ना, यही हमारा ब्लैक लाइन जो है, ये मिसिसिपी नदी है। और यहां पर जो ये डेल्टा बना रही है, यह है बर्ड फुट डेल्टा। इसको कहते हैं बर्ड फुट डेल्टा। लिखते जाइए, लिखिए। मिसिसिपी सबसे लंबी नदी है नॉर्थ अमेरिका की, जिसका जिसके जिसके दाहिनी ओर से मिसौरी आ रहा है। ये देखो, ये मिसौरी नदी है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है मिसौरी। यह है तुम्हारा मिसौरी। अब लिखो मिसिसिपी एवं मिसौरी। बफलो और टोलेडो में लौ इस्पात है। लिखो मिसिसिपी एवं मिसौरी नदियां सेंट लुइस के पास मिलती हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? मुख्य परीक्षा का पढ़ाई नहीं करवाया जा रहा अभी, क्या होगा वो भी हम बताएंगे। बेसिक चल रहा है ज्योग्राफी में, ताकि आपके आगे की पृष्ठभूमि बने। सेंट लुइस देखो यहां पर है, सेंट लुइस पे आकर मिलती है, बर्ड फुट डेल्टा का निर्माण करती है। इसका हिंदी होता है पंजाकार डेल्टा। तो पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है मिसिसिपी मिसौरी नदी। अरकनसास भी मिसौरी के बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाती है। ये देखो, अरकनसास है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब इसमें तुमको देखना है एक और नदी, ओहायो। ये ओहायो बहुत लंबी नदी है, जिस पर पिट्सबर्ग है। तो लिख लो ओहायो, ओहायो नदी
ओहायो नदी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मिसिसिपी की सबसे लंबी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जिस पर पिट्सबर्ग, सिनसिनाटी, जैसे नगर हैं। और यहां पे नहीं दिया है, लेकिन टेनेसी नदी एक छोटी सी है। टेनेसी नदी को ढूंढो, यह भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, छोटी सी नदी है टेनेसी नदी। टेनेसी नदी मिला क्या? मिल गई, वेरी गुड। अब लिखो, टेनेसी नदी पर 7 डैम बनाए गए। टेनेसी नदी परियोजना में 7 डैम बनाए गए, जिसके आधार पर भारत में दामोदर वैली कॉरपोरेशन का, डीवीसी का, डीवीसी का नाम सुने हो? डीवीसी, दाल भात चोखा। दामोदर वैली कॉरपोरेशन का प्रारंभ किया गया, जिस पर 5 डैम बनाए गए हैं। 1948 में कंप्लीट हुआ दामोदर वैली कॉरपोरेशन। पैंचिट, कमला, बराकर, अजय, दामोदर, ये सब डीवीसी दाल भात चटनी। प्रयागराज में डीवीसी बहुत प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। दामोदर वैली इसी पे बनाया गया था, इसी के आधार पर बनाया गया था, टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट पे। आप लोग को याद रखना है। अब लिखो,
न्यू ऑर्लियांस सिटी। डेल्टा पे जाओ तो देखो मिलेगा न्यू ऑर्लियांस, मिला क्या? डेल्टा पे न्यू ऑर्लियांस मिलेगा। न्यू ऑर्लियांस को लिखो कि ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा चक्रवातों से सबसे अधिक विनाश, चक्रवातों से सबसे अधिक विनाश इसी नगर का हुआ है आज तक। डीवीसी क्या है? डीवीसी है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, डीवीसी। न्यू ऑर्लियांस मिल गया, वेरी गुड। अब न्यू ऑर्लियांस और मिसिसिपी से पूर्व की तरफ जाओ, वहां मिलेगा बर्मिंघम, लौह इस्पात नगरी। बर्मिंघम मिला? लौह इस्पात नगरी लिख लो। चक्रवात कैसे आता है? भौतिक भूगोल में आएगा, आज तो आएगा नहीं। बर्मिंघम नहीं मिला? इधर है कहीं, ये देखो यहां है बर्मिंघम और एटलांटा, दो सिटी को वहां पे देखना है। बर्मिंघम और एटलांटा, दो सिटी को फटाफट देखो। बर्मिंघम लौह इस्पात, एटलांटा भी लौह इस्पात। इसके बाद यहां आओ, ये फ्लोरिडा का प्रायद्वीप है। फ्लोरिडा देखो, ये जो नीचे है ये फ्लोरिडा कहलाता है, यही फ्लोरिडा है। और फ्लोरिडा में बहुत दुनिया का सबसे महंगा नगर मियामी, मायामी कहते हैं इसको, पढ़ते हैं लिखा रहता है मियामी, है ये मायामी। मायामी को ढूंढो। मायामी मिला? ओके ग्रेट। मायामी दुनिया का, मायामी सी बीच है, ये सी बीच है, बीच रिसोर्ट है यहाँ पे। दुनिया का सबसे महंगा, सबसे कॉस्टली प्लेस है मायामी। और तुमको पता है कि दुनिया के सबसे कॉस्टली रेस्टोरेंट में, सबसे महंगे रेस्टोरेंट के एरिया में कनॉट प्लेस भी नंबर 3 या 4 पे रहता है। कनॉट प्लेस में जो होटल्स हैं, दोबारा वीडियो देखना राजीव रंजन। तो मायामी देख लो। अब तुमको आना है
रियो ग्रांडी नदी था ना, उससे दक्षिण वाले भाग में आओगे तो एक कोलोराडो नदी है, देखो कोलोराडो, कोलोराडो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जा रही है, यही है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। यह है तुम्हारा कोलोराडो नदी। अब कोलोराडो नदी और रियो ग्रांडी के बीच में दो सिटी है, फिनिक्स और टक्सन। फिनिक्स और टक्सन दोनों ही कॉपर के लिए, ताम्र अयस्क उद्योग है यहां पर, फिनिक्स और टक्सन। फिनिक्स और टक्सन मिला या नहीं? होटल संग्रीला में गया हूं, मिल गया। दोनों ही ताम्र अयस्क के लिए, कॉपर स्मेल्टिंग के लिए दोनों बहुत प्रसिद्ध नगर है। फिनिक्स में, फिनिक्स एक पक्षी का नाम है वैसे तो, लेकिन फिनिक्स और टक्सन ये आपको याद रखना है। अब आ जाओ इधर, ये ग्रांडी नदी के ऊपर ये पूरा कैलिफोर्निया का जो भाग है, पश्चिमी तट पे आ जाओ। पश्चिमी तट पे आ जाओ। यहां देखो दो नदी है, एक है कोलंबिया नदी जो इधर जा रही है, ठीक से डायरेक्शन को देखो, ये है कोलंबिया नदी और ये है स्नेक नदी। तो इसको बोलते हैं कोलंबिया स्नेक नदी, इसको कोलंबिया स्नेक पठार भी कहते हैं। और कोलंबिया नदी पर पोर्टलैंड है, इसको ढूंढो। पोर्टलैंड में सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग है पोर्टलैंड में। और उसके ऊपर में गल्फ है जहां पर सियाटल है, ये देखो यहां पर सियाटल है, सियाटल में है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग उद्योग है सियाटल में। और वहां पर है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। सियाटल और पोर्टलैंड अमेरिका के बिल्कुल उत्तर पश्चिमी भाग में जाओ, कनाडा से सटा हुआ, वैंकूवर से सटा हुआ भाग। थैंक यू दिव्यानी। हडसन की खाड़ी सबसे बड़ी है। अब आप देखो, सियाटल और पोर्टलैंड आपको मिल गया होगा, पोर्टलैंड सीमेंट और सिरेमिक्स, सीमेंट सिरेमिक्स ये सब पोर्टलैंड में है। पोर्टलैंड लिख लेना चाहिए आपको कि यह कोलंबिया नदी पर है, कोलंबिया स्नेक रिवर कहते हैं इसको। और सियाटल में मैंने बता ही दिया एयरक्राफ्ट उद्योग है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट उद्योग है सियाटल में। अमेरिका देखो अपने हर सिटी में कुछ ना कुछ उद्योग देता है। अब यहां पर आओ, ये जो है ना, ये कैलिफोर्निया का सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा सिटी सीक्वेंस में। कैलिफोर्निया के सिटीज को ऊपर से नीचे ऑर्गेनाइज करना है। सैक्रामेंटो मिला,
सैक्रामेंटो के नीचे कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को मिला। उसके नीचे सैन ओजे लिखा होगा, सैन जोस, JOAC, लेकिन पढ़ते हैं ओजे, होजे, होजे, JH हो जाता है। लॉस एंजलिस, पहले लॉस वेगास, उसके बाद लॉस एंजलिस, फिर सैन डिएगो। देखो ये है सैक्रामेंटो, सैन फ्रांसिस्को, सैन ओजे, लास वेगास। क्यों प्रसिद्ध है बताओ? सैन फ्रांसिस्को है फिल्म सिटी, सैन फ्रांसिस्को है फिल्म सिटी। सैन फ्रांसिस्को में पोर्ट भी है, तो वहाँ पे जहाजरानी उद्योग भी होगा। लॉस वेगास है मनोरंजन नगर, मनोरंजन नगर है लॉस वेगास, अंदर है ये। और कोलोराडो नदी पर है लॉस वेगास। यहीं से ग्रैंड कैन्योन के लिए लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो लॉस वेगास एक बहुत अच्छा हॉट स्पॉट बन गया है टूरिज्म का। यहाँ पे कैसीनो बार ये सब बहुत सारा खुला हुआ है। कैसीनो से भर दिए तुम लोग तो, बहुत ज्ञान है इसके विषय में। लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस में है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली किस लिए प्रसिद्ध है? सिलिकॉन वैली प्रसिद्ध है कंप्यूटर के लिए, IT के लिए, IT एंड कंप्यूटर्स। IT और कंप्यूटर्स के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका के मुख्य नगर और व्यापारिक नगर और वहाँ की नदियों को मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया क्या? रुको, हमसे उल्टा हो गया है। सैन फ्रांसिस्को में है, चेंज करना पड़ेगा। सैन फ्रांसिस्को में है सिलिकॉन वैली, प्लीज चेंज कर लो। सैन फ्रांसिस्को में है सिलिकॉन वैली, उल्टा कर दिया मैंने। कोई नहीं, अभी हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को में है सिलिकॉन वैली और लॉस एंजलिस में है फिल्म सिटी, यानी कि हॉलीवुड। लॉस एंजलिस में है हॉलीवुड, उल्टा हो गया था बस। अरे बेसिक में ही ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है। क ख ग घ सीखने में कितना टाइम लगा था तुमको? 3 साल की उम्र से 8 साल तक अक्षर सीख रहे थे। मैथ्स में बेसिक सीखने में कितना टाइम लगा था तुमको? 5 साल। अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट गिनते रहे कब तक? 5 साल।
बेसिक में ही तो टाइम लगता है, इसके बाद टाइम नहीं लगेगा, फिर तो उड़ जाओगे। इंडिया का सिलिकॉन वैली कौन है? बेंगलुरु है। ओके, वेरी वेल डन। अमेरिका के भौतिक मैप में आओ और मजा आएगा। सैन डियागो। सैन डियागो वहां का एक पोर्ट है, बंदरगाह है सैन डियागो। सैन डियागो में भी वही शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है। और एक न्यूक्लियर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है सैन डियागो में। लॉस एंजलिस से रेल सीधे जाती है शिकागो। ट्रेन लॉस एंजलिस से पकड़ोगे तो सीधे शिकागो जाती है। जो मज़ा ट्रेन में है ना, वो कभी भी हवाई जहाज़ में नहीं आ सकता है। भारत में ट्रेन के नाम पे तो लगता है कि बाप रे, रेलवे स्टेशन का मतलब क्या है, इतनी भीड़। आप लोगों को नहीं पता है, भारत में कोरोना कहर बरपा रहा है। पटना में हमारे मित्र एक हैं, एडीएम हैं, बता रहे थे कि घर घर में कोरोना है, सब लोग गिरे पड़े हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं है, कोई टेस्टिंग ही नहीं हो रहा है, कोई उपाय भी नहीं है, टेस्टिंग करके भी क्या कर लोगे। बिना रिजर्वेशन के भी अब नहीं जा पाते हो। अपने देश का क्या होगा? जनसंख्या नहीं रोकोगे तो ऐसे ही भीड़ से भर, क्या बताऊं मैं तुमको। भारत की जनसंख्या संसाधन के अनुसार अधिकतम 60 करोड़ होनी चाहिए, अधिकतम। बिल्कुल सही शंभू बोल रहा है कि इलेक्शन से मतलब है, पावर से मतलब है, और सारे अमीर लोग विदेश चले जाते हैं। मुलायम सिंह यादव बोलते थे कंप्यूटर दूध देती है क्या? कंप्यूटर से क्या होगा? अब मुलायम सिंह का बेटा अपने बेटा को ऑस्ट्रेलिया भेजा पढ़ने के लिए, तब भी अंग्रेजी नहीं बोल पाता है। तो नेता लोग के चक्कर में तो पड़ो ही मत। कोई नेता हो यार, कोई भी हो, कोई जाति, कोई धर्म, शक्ति कैसे मिल जाए, बस यही चल रहा है। प्रेम चौरसिया का है कि वाराणसी में तो लगता है सबको सर पहले ही वैक्सीन लग गई है।
देखो, दोष नेता का नहीं है, दोष जनता का है। अगर मान लो कि देश के 600 बुद्धिजीवी, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, बहुत अच्छे लोग, ईमानदार सोशल वर्कर एक पार्टी बना लेते हैं और खड़ा हो जाते हैं, तो उनको वोट देगा क्या कोई? नहीं देगा। हम भी अपने क्षेत्र में चले जाएंगे ना वोट मांगने, तो लोग मेरी जाति पूछेंगे, तो किस जाति का है? फिर उसके आधार पर निर्णय लेंगे। तो भारत तो बिल्कुल, मुझे तो कोई आशा का किरण अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि और चौपटी हो रहा है। राजीव गांधी का विजन था, वहाँ तक ठीक था, उसके बाद से चलो ओके, फिजिकल मैप में चलते हैं। आप लोग को मौका था कि इसको रिवाइज कर लो। आपको देश के लिए क्या करना चाहिए? आपको देश के लिए सिर्फ पढ़ना चाहिए, सिर्फ पढ़ना चाहिए। दिल्ली का हालत भी बहुत ख़राब है। शीला दीक्षित जो बना के गई, उसके बाद से कुछ नहीं हो रहा है। सड़क पे ऐसे ही चप्पल, क्या बोलते हैं उसको, पैच वर्क किया जा रहा है। शीला दीक्षित मैडम जो करके गई, बस वही है। चलो ओके, अब फिजिकल मैप में चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं, जहां पे सियाटल देखा था वहां पे चलो फिजिकल मैप में उत्तर पश्चिमी भाग, रॉकीज माउंटेन को देखो। चलो देखो जल्दी, रॉकीज मिल गया। रॉकीज के यहां उत्तरी भाग में देखो, वहां पे तुमको मिलेगा कोलंबिया नदी, कोलंबिया स्नेक नदी और कोलंबिया का पठार। कोई बात नहीं है डब्लू। कोलंबिया का पठार मिल गया। तो कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कूली डैम है, आपको याद रखना है इस चीज को। कोलंबिया के पठार पे ग्रैंड कूली डैम है। ग्रैंड कूली डैम। देखो ये ग्रैंड कूली डैम, कोलंबिया के पठार पर है ग्रैंड कूली।
ग्रैंड कूली डैम है कोलंबिया के पठार पर, इसको ज़रूर याद रखना। और कोलंबिया के पश्चिम में कैस्केड रेंज है, कोलंबिया के पश्चिम में कैस्केड रेंज है। कैस्केड रेंज मिला। यहाँ पे देखो ये कैस्केड रेंज है, और कोस्टल रेंज होगा वहाँ पे नीचे में, और कोस्टल रेंज होगा, कैस्केड रेंज, कोस्टल रेंज, कोलंबिया का पठार। और ये शायद इसमें कुछ अच्छा निकल के आ जाए। देखो यहाँ पे कैस्केड रेंज दिया हुआ है, कोलंबिया नदी उसको काट रही है। उसके इधर कोस्टल रेंज है, नीचे में सीरा नेवाडा है। सीरा नेवाडा है, किस प्रकार का पर्वत है हम बताएंगे। सीरा नेवाडा एक यहाँ पर ब्लॉक पर्वत है, और यहीं पर है कोलंबिया का पठार, इसमें नहीं दिया है। यह है कोलंबिया का पठार, यहां पर है। अब कोलंबिया के पठार के नीचे आओगे तो रॉकीज पे कई सारा पर्वत है, माउंट रेनियर, माउंट विटनी, माउंट रेनियर, माउंट विटनी। डेथ वैली तो नीचे है, कहाँ हो अभी, कोलंबिया के पठार पे हम लोग हैं ना। तो माउंट रेनियर, माउंट विटनी, माउंट रेनियर लिख लो। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वलंत ज्वालामुखी है माउंट रेनियर। माउंट शास्ता, माउंट शास्ता मिला। माउंट शास्ता, माउंट रेनियर, माउंट विटनी। पहले पीक्स तो देखो, माउंट विटनी है रॉकीज का यूएसए में सबसे ऊंचा शिखर। अलास्का को छोड़ दोगे तो अलास्का में माउंट मैकिनली सबसे ऊंचा शिखर है रॉकी का। रॉकीज का सबसे ऊंचा शिखर अलास्का में माउंट मैकिनली था, लेकिन यहां पर माउंट विटनी यूएसए के अंदर में, जो मेन लैंड यूएसए है, उसमें सबसे ऊंचा शिखर है। माउंट शास्ता, माउंट विटनी, माउंट रेनियर। माउंट रेनियर सबसे ऊंचा ज्वलंत ज्वालामुखी है। ओके, अब नीचे आओगे, कोलंबिया से नीचे आओगे तो कोलोराडो का पठार, पहले ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो का पठार, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो का पठार। कोलोराडो के पठार पे कोलोराडो नदी, उस पर ग्रैंड कैनियन, डेथ वैली और लेक मीड। एक लेक मीड होगा, लेक मीड ढूंढो, डेथ वैली ढूंढो।
इसमें तो दिया नहीं है भाई, यहाँ तो नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया है। कोई बात नहीं है, आपके एटलस में जरूर होगा डेथ वैली, लेक मीड। डेथ वैली के पास ही लेक मीड है क्या, MEAD। लेक मीड सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है, सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। लेक मीड बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेथ वैली क्यों कहते हैं, डेथ वैली यूएस का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका डेथ वैली है। हॉटेस्ट टेम्परेचर, सबसे ज्यादा गर्म तापमान, मरुभूमि है ये, इसलिए इसको डेथ वैली कहते हैं। हाईएस्ट टेम्परेचर, मरुभूमि है। तो लेक मीड, डेथ वैली, कोलोराडो, ग्रैंड कैन्योन। अब कोलोराडो नदी पर है, कोलोराडो नदी से ऊपर है ग्रेट सॉल्ट लेक। यहां देखो दिया है, ये ग्रेट बेसिन है और ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक में 230 से 220 पार्ट्स पर 1000 लवणता मिलती है, यानी इसके 1 किलो पानी में 220 ग्राम नमक है। ग्रेट सॉल्ट लेक। ओके, वीडियो चल रहा है। कल मिलते हैं, टाइम भी हो गया है और आज वेस्ट हो भी नहीं पाएगा। कल मिलते हैं। कल मैपिंग पे हमारा लास्ट क्लास होगा और पूरे मैप जितना भी आप लोग किए हो सब रिवाइज करके आओगे। और उसके बाद हम लोग कल क्विज करेंगे, टेस्ट लेंगे, फिर शनिवार को भी एक टेस्ट देंगे मैपिंग पे आपको। शनिवार रविवार को टेस्ट जाएगा। अच्छे से रिवाइज करो और मंडे से फिर हमारे क्लास के टाइम के समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी लेकर के मंजेश सर आएंगे और हम आपसे हर वीक में मिलते रहेंगे और हर वीक में मिलेंगे आपसे और हर वीक में आपसे हमारी बात होती रहेगी और हम मुद्दों को लेकर के आएंगे, करंट अफेयर को लेकर के आएंगे। एक तो आशीर्वाद सर ले ही रहे हैं, दूसरा हम भी लेंगे। ओके, थैंक यू।